नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। इसमें नए मंत्री नागपुर में एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। इस बीच एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया है कि 30 से 32 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। राज्य में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर यानी कल से राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होने वाला है। मुंबई में 5 दिसंबर को एक भव्य समारोह में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद, जबकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीट जीतकर सत्ता हासिल की थी। महायुति में शामिल बीजेपी 132 सीट के साथ सबसे आगे रही। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 और पवार की राकांपा को 41 सीट पर जीत मिली थी। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी को 20 से 21 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव, डीजीपी अशोक जुनेजा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसपी लाल उन्मेद सिंह सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आज जगदलपुर में होने वाले संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में समापन समारोह में वह शिरकत करेंगे। दूसरे दिन 16 दिसंबर को सुबह में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त 2 जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। वहीं नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। एक कैंप का भ्रमण भी करेंगे। एक रात रुककर LWUE बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। इस बाबत वह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी और नेतागण भी मौजूद थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर संभाग के ओलंपिक समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वह कल सुबह नक्सली गतिविधि के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए 2 जवानों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद एक कैंप का भ्रमण करेंगे। रात्रि में वह नक्सली विरोधी अभियान में शामिल जितने भी सिपाही हैं, जितने भी कर्मी हैं, उनके साथ वह भोज भी करेंगे। ऐसे में नक्सलियों के गढ़ में अमित शाह के जाने का यह पूरा टूर है और इसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम साय ने स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव, डीजीपी अशोक जुनेजा, कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी लाल उन्मेद सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी मौजूद थे। जगदलपुर में होने वाले संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में उन्हें शिरकत करना है आज, और दूसरे दिन यानी 16 दिसंबर को सुबह में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त 2 जवानों के परिवारों से वह मुलाकात करेंगे।
वहीं नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे, एक कैंप का भ्रमण भी करेंगे, एक रात रुककर LWUE बैठक में भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने बधाई देते हुए कहा है कि बीजेपी के कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ नेता और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जमीनी स्तर पर कार्य करने का उनका लंबा अनुभव राज्य के चहुमुखी विकास में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से आपके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने एक्स पेज पर लिखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को जन्मदिन पर अनंत बधाई और अशेष मंगल कामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ और आनंदित जीवन की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव स्वाय के सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजनांदगांव के जिला पंचायत सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता को लेकर बीजेपी सरकार के 1 साल के किए गए उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कहा कि 1 साल में सरकार ने वादा पूरा किया है। 12 महीनों में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव स्वाय के सरकार ने विकास का नया आयाम रचा है। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसे 1 साल में पूरा किया है। अंबिकापुर के हवाई अड्डा का शुरुआत हो गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 देने का वादा पूरा किया गया। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख लोगों को लाभ मिला। 5 शक्तिपीठ को कार्य योजना इसको लेकर चल रहा है। साथ ही श्री राम निःशुल्क अयोध्या दर्शन कर रहे हैं कई लोग। उद्योग नीति से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ोतरी मिल रही है। बीजेपी सरकार में सुशासन को निभाना दिख रहा है। राज्य में विकास को बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। पुराने समय में रामराज को ही सुशासन कहते हैं। नक्सलवाद को खत्म करने में बीजेपी सरकार तत्पर है और नक्सलवाद खत्म हो रहा है। नक्सलवाद एरिया में बंद स्कूल को खोलने की योजना बन रही है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सभी जिलाधिकारी आज नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इस पर 7 दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अधिसूचना जल्द जारी करेगा। अपर निदेशक शहरी विकास डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को इस बाबत एक पत्र भेजा है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान नेताओं से मुलाकात कर उनकी मांगों पर बातचीत की। डीजीपी ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और बातचीत के रास्ते खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि हमने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाला और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और उनकी मांगों को सुनकर समन्वय के जरिए मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खनौरी हरियाणा से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के डीजीपी पहुंचे हैं। साफ तौर पर आंदोलनरत किसान नेता से वह मुलाकात किए और उन्हें आश्वासन दिया कि बातचीत की सारी संभावनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पलवल के गांव कलुआका निवासी योग टीचर अमित नरवार फ्रांस से विदेशी बहू लाए हैं अपने साथ। अमित और सिसेल मैरिली की
पलवल के विष्णु गार्डन में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। विदेशी बहू को देखने के लिए गांव की महिलाएं उनके घर पहुंच रही हैं। अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ विदेशी बहू ने हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाकर सबका मन मोह लिया। दरअसल पलवल के कलवाका के रहने वाले 30 वर्षीय अमित नरवार की दोस्ती फ्रांस की रहने वाली सिसेल मेरेली से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई। कोरोना काल से पहले सन 2019 में ऋषिकेश में अमित योगा टीचर की जॉब करता था और सिसेल मेरेली ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए 2 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी। फिर दोनों के बीच प्यार भी हो गया और सिसेल मेरेली अपने कोर्स के बाद वापस फ्रांस चली गई। कुछ दिनों तक दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत होती रही। अमित के परिवार वाले उसकी शादी किसी और लड़की से करना चाह रहे थे, तो अमित ने अपने प्यार की कहानी अपने परिवार वालों को बता दी। लेकिन शादी के लिए सहमति नहीं बन पाने के बाद नवंबर 2021 को अपना घर और नौकरी छोड़कर वह फ्रांस चला गया। कोरोना की वजह से वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। फोन और वीडियो कॉल के जरिए घंटों घंटों बातें करते थे। उसके बाद वो 2022 से 2024 तक फ्रांस में साथ रहे। सिसेल की पिता की कैंसर से मौत हो चुकी थी। परिवार में उनका भाई और माँ है। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला लिया और अपने माता पिता से शादी की बात की, तो उनका परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया। उन्होंने भारत आकर अपने परिवार के साथ 12 दिसंबर 2024 को सिसेल मेरेली ने शादी कर ली। पूरा परिवार और गांव के लोग इस शादी से खुश हैं और सिसेल की सरकारी नौकरी होने की वजह से वो फ्रांस में ही रहना चाहते हैं और यहाँ परिवार के पास भी आते रहेंगे। वहीं अब बात करें अतुल सुभाष सुसाइड केस की, तो उस केस में अलग रह रही उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया, जबकि उनकी मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए। अतुल ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था। नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। रांची के अपर बाजार स्थित मारवाड़ी कन्या पाठशाला की छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाज सेवा से जुड़े लोगों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने आज स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से इस मामले में और इस संबंध से विस्तृत जानकारी ली और आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगी और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बताते चले कि अपर बाजार स्थित मारवाड़ी कन्या पाठशाला की छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ से संबंधित मामले का वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों ने सख्त नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया और आज स्कूल पहुंचकर हाथों में लाठी डंडे लिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मामले की जानकारी जब रांची पुलिस को मिली तो सिटी एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से बातचीत कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रिंसिपल से वार्ता के बाद आईजी अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
यूपी के बदायूं के बीजेपी विधायक सहित 16 लोगों पर यौन उत्पीड़न और करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट के आदेश से अब मामला दर्ज होगा। पीड़ित ने एसीजेएम 2 की अदालत में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। आदेश में बीजेपी विधायक हरीश शाके ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दरअसल बिलसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरीश शाके और उनके 2 भाइयों सहित कुल 16 लोगों पर ललित नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि विधायक और उनके साथियों ने उनकी जमीन हड़पने को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया। विधायक ने 80 लाख रुपया बीघा जमीन का रेट तय किया था। हमारी कुल 17 बीघा जमीन की बात हुई, लेकिन वह जबरदस्ती जमीन का एग्रीमेंट करवाना चाह रहे थे। मना करने पर उन लोगों ने घर पर बुलाकर मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि तेरे ऊपर पुलिस से फर्जी केस दर्ज कराऊंगा और जेल भिजवा दूंगा। कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है। योगी सरकार पूरी तैयारी इस बाबत कर रही है। इस महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए कई मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होगा यह कुंभ महोत्सव, और उसमें 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दूतावास को भी आमंत्रित किया गया है। कुंभ मेले में 50 करोड़ लोग कुंभ में इस शाही स्नान करेंगे। विश्व का कीर्तिमान यह अपने आप में साबित होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद खुले मंदिर में रविवार की सुबह हनुमान मंदिर में आरती की गई। शनिवार को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हनुमान मंदिर खोजा गया था। 14 दिसंबर को फिर से खोले गए मंदिर के बाहर पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर की सफाई हुई, बिजली की व्यवस्था की गई। यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। तो श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। संभल की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 46 साल से एक हनुमान मंदिर बंद था और अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान इस मंदिर को खोजा गया और उसके बाद आज से वहां पर आरती और पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके पहले वहां पर सीसीटीवी लगाए गए, साफ सफाई की गई और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत हुई है। बिजली के कनेक्शन भी लगाए गए। आपको बताते चले कि संभल में 46 साल से यह मंदिर बंद था और अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत इस मंदिर को खोजा गया। तो संभल में 46 साल बंद पड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना एक बार फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया, वहां आरती हुई और आज से यह पूजा पाठ जब आरंभ हुआ, इसको लेकर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। 46 साल से यह हनुमान मंदिर बंद पड़ा था और इसके मिलने के बाद से, इसकी साफ सफाई के बाद, बिजली कनेक्शन करने के बाद, सीसीटीवी कैमरों के लगाने के बाद यहाँ पर आरती और पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो गई। अंबेडकर नगर में पौराणिक स्थल श्रवण धाम में आज दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तमसा तट पर आरती के बाद दीपोत्सव हुआ। 1.25 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। साथ ही तमाम मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा इस पौराणिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। बीजेपी एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि वह स्थान है जहां त्रेता युग में शिकार करते हुए गलती से राजा दशरथ ने शिकार करते हुए श्रवण कुमार को बाण मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मौत की बात सुनकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे वे पुत्र वियोग कर प्राण त्याग रहे हैं, वैसे राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे।
कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई। ऐसी ही एक कहावत बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर चरितार्थ हुई, जहां हल्द्वानी में रहने वाली महिला काठ गोदाम लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ जा रही थी। इस दौरान इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर महिला उतरी और सामान खरीद कर चलती ट्रेन में चढ़ने लगी। तभी महिला का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे जा गिरी। इसी दौरान महिला के ऊपर से ट्रेन गुजरती रही, जिसके बाद रेलवे पुलिस के जवानों ने ट्रेन को रुकवाकर महिला को सुरक्षित निकाला। फिलहाल इस घटना में महिला के सिर में मामूली चोटें आई है। तो ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये बरेली की है, जहां पर एक महिला बाल बाल बच गई। सामान खरीद कर जब वह वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब उसका पैर फिसल गया। वह पटरियों के बीच में आ गई। ट्रेन ऊपर से गुजरती रही। वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन को किसी तरह रुकवाया और महिला को बाहर निकाला। हालांकि महिला की जान बाल बाल बच गई, उसे मामूली चोटें आई है और तेजी से दौड़ लगाने के चक्कर में उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।